2 दिन बाद केस की अगली समाअत होनी थी और मुझे लग रहा था ज़ोया से ज़्यादा मुझे उस केस की टेंशन है। हर जगह मैं रुककर केस के बारे में सोचता। 2 दिन बाद केस खत्म होना था। केस के जीतने या हारने दोनों सूरतों में ज़ोया ने पाकिस्तान ही जाना था और वहाँ ऐसा ही मुकदमा दायर करना था। वहाँ यही मुकदमा दायर करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। ऑफिस में लंच ब्रेक था। मेरा अंदर दम घुट रहा था तो सोचा बाहर जाकर लंच करता हूँ। ऑफिस से निकलकर जैसे दिल को सुकून मिला। आसमान शफाफ था, बल्कि इसी तरह जैसे किसी बच्चे के ख्वाब में आता है। बादल रूई के गालों की मानंद आहिस्ता आहिस्ता नीले पर्दे पर तैर रहे थे। सूरज की किरणें बेज़र हो चली थी। ना वो मई जून की सी झुलसाहट थी, ना दिसंबर की सूखी धूप, जो कि एक धीमी सी रोशनी थी जो चुपके से कंधों पर हाथ रख देती थी। मैं भी उस दिन के हंगामे से थककर ब्रांड पार्क के कोने में आ बैठा। वहाँ कुर्सियां लगी थी, वही सब्ज रंग की जो किसी पाबंदी की कायल नहीं होती, जिसे चाहो जहां रख लो। और लोग भी लगता था जैसे किसी अंधेरे दफ्तर से निकलकर रोशनी में आंखें मल रहे हों। कोई लंच खा रहा था, कोई चुप बैठा था। मैंने एक दरख्त के साए में कुर्सी खींची और बैठ गया। सामने घास का मैदान था। लोग छोटे छोटे गिरोह में बैठे हंस रहे थे। वहाँ कॉफी और बहुत कुछ दीगर चीजों के स्टॉल्स लगे थे। उनमें से किसी स्टॉल का वर्कर मेरे पास आया और कुछ ऑर्डर करने का पूछा। मुझे भूख तो नहीं लग रही थी, इसलिए कॉफी मंगवा ली। कुछ देर बाद वो मेरे ऑर्डर लेकर आया। मैंने कॉफी का बिल कैश में देना चाहा तो उसने स्टॉल की तरफ इशारा किया। माफ कीजिए सर, लेकिन आपका वहाँ स्कैन करके पेमेंट करनी होगी। वो 22-21 साल लड़का था। ओह ठीक है। कॉफी वहीं कुर्सी पर रखी और मैं उसके पीछे पीछे आया। स्कैन करके पेमेंट कर दी और वापस पलटकर अपनी जगह की तरफ आने लगा तो अपनी कुर्सी के साथ किसी और को कुर्सी रखे बैठे देखकर मैं ठटका और दाएं बाएं देखा। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ? मेरी आवाज़ सुनकर उसने गर्दन उठाई तो उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो जोया थी, हाथ में फ़ोन पकड़े वो किसी को मैसेज कर रही थी। लुइस व्हिटन का लो बैग उसके पैरों के साथ नीचे पड़ा था। उसने सफ़ेद रैप स्टाइल ब्लाउज और उसके साथ टैन कलर की हाई वेस्ट वाइड लेग पैंट्स पहनी थी। बाल ऊंची पोनी टेल में बंधे थे। बालों के कुछ आवारा लटे चेहरे पर झूल रही थी। पाँव में क्लासिक पॉइंटेड टो पंप जूते थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। गाजी, शायद उसने मुझे पहचान लिया, मगर कैसे? वो खड़ी हुई। हाय, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा तो उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ सेकंड्स उसे देखा, फिर उलझी हुई मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ा। कैसे हो? मोबाइल को बंद करके पूछा और कुर्सी मेरी कुर्सी के सामने रखकर टांग पर टांग रखे मुझसे पहले बैठ गई और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं भी बैठ गया। मैं ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ? ओह हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आई थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरे बॉस से क्यों? कॉफी का मग मैंने नीचे उसके और अपने पैरों के दरमियान रखा। 2 माह पहले तुम्हारे बॉस ने मुझे उनका केस लेने का कहा था, तब मैंने हाँ की थी और उन्होंने पेमेंट एडवांस में कर दी। लेकिन बाद में मेरा खुद का केस शुरू हुआ तो उनके केस के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए उनकी पेमेंट वापस करने आई थी। उसने तफसीलन बताया और मुझे अब समझ आया वो उस दिन हमारे ब्रांच ऑफिस क्यों आई थी। मैंने सर हिलाया, फिर याद आने पर पूछा, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? मेरा मतलब बेला कह रही थी तुम्हारी याददाश्त। आखिर में मैंने जुमला अधूरा छोड़ा। ओह हाँ, मेरी याददाश्त अब बेहतर है। एक माँ से कुछ भूली नहीं हूँ। वो बात करते वक्त हाथ भी हिला रही थी। सच में? मैंने पुरजोश होकर पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर मेरी मुस्कुराहट एकदम मुरझा गई। यू यूनिवर्सिटी वाली यादें भी? मैंने झिझकते हुए पूछा। उसने होंठ भींचकर हाँ में सर हिलाया। सब कुछ। उसके अल्फाज सुनकर मैंने आंखें मीचकर गर्दन झुका ली। मैं उसी साल से वो सब कुछ छोड़ चुका हूँ।
मेरी गर्दन झुकी हुई थी। हिम्मत ही नहीं थी कि उससे नज़रें मिला सकूं। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने धुंधली आंखों के साथ गर्दन उठाकर उसे देखा। वो खामोशी से मुझे देख रही थी। मुझे वो सब नहीं सुनना। तेजी से उठने की वजह से कॉफी का मग उलट गया और वो अपना बैग उठाकर जाने लगी। मेरी नजर गिरी हुई कॉफी पर पड़ी। मैंने उठकर उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। प्लीज जोया, मैं मिन्नत करने लगा, मगर एकदम उसकी आंखों में सख्ती दर आई और एक झटके से उसने अपनी कलाई छुड़ाई। मैं लेट हो रही हूँ, बाय। सख्त लहजे में कहकर वो तेज तेज कदमों से चलती हुई चली गई और मैं वहां होंठ भेजे खड़ा रहा, आंखें जोर से बंद करके थूक निकला। कोट के अंदर हाथ डालकर अपना फोन निकाला और जगह का एड्रेस उसे सेंड किया। क्या पता उसका मन बदल जाए और वो मुझे सुनने के लिए आ जाए। चल लम्बे फोन पकड़े मैं उसी राह को देखता रहा जहां से वो गई थी। जब कानों में कलाई पर बंधी घड़ी की टोन पड़ी, लंच ब्रेक खत्म हुआ था, यानी अब फिर इस घुटन ज़दा ऑफिस जाना था। एक कोफत भरी गहरी सांस अंदर खींची और मुड़ा तो नजर फिर से गिरी कॉफी पर पड़ी। उसके नसीब में भी जोया की नफरत लिखी थी। बड़ा दुख हुआ था उस पर। फिर मुड़ता क्या करता कि जिंदा मिसाल बनकर ऑफिस की राह ली। दूसरे दिन मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो संगीत सतूनों के साय में खड़ी थी। मुझे यकीन था वो मेरी कहानी सुनने में अपने केस से ज्यादा इंटरेस्टेड है। उन पुरानी सतूनों के सरों पर कंधा पुरानी दास्तानें, जिन्हें वक्त के गिर्द ने मान तो कर दिया था मगर मिटाया नहीं था। सामने सहन में सब्जा लहरा रहा था। दरख्त अपनी पुरानी शाखों को हवा के सुपुर्द किए खड़े थे। बीच में पत्थर का फवारा खामोश पड़ा था, जो सदियों से पानी के बहने की दुआ मांग रहा हो। उसने स्याह ओवरकोट की बेल्ट कस ली थी। एक हाथ जेब में था, दूसरे हाथ में छोटा सा बैग। बाल खुले हुए थे और हवा के झोंकों के साथ कभी रुखसार पर आते, कभी गर्दन पर उतर जाते। वो अपनी आंखों की गहराइयों से सामने खुले सहन को देख रही थी। यूं लगता था कि वो किसी पोशीदा राज को जानने की कोशिश कर रही हो, जो उन सतूनों और दरख्तों की जड़ों में दफन हो। वक्त थम सा गया था। खामोशी में बस परिंदों की हल्की चहकार और हवा की सरसराहट थी। मैंने उसे देखा तो दिल के किसी कोने ने कहा, वो आएगी और ज़रूर आएगी, क्योंकि मेरी कहानी उसे हर हाल में सुननी है। शायद सर्दी बढ़ चुकी थी या फिर कोई और वजह थी जो उस वक्त ये जगह इतनी सुनसान थी। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना था। मैं भारी कदम उठाता हुआ उसके पहलू में जाकर खड़ा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता सतूनों के साए में चलती हुई फवारे के करीब जा रुकी। मैं उसके पीछे नहीं गया था, अपनी जगह पर खड़ा था, मगर वो बाहर सब्ज़े में गई। मेरे और उसके दरमियान अब इतना सा फासला था कि मैं उसकी आवाज़ बआसानी सुन सकता था। ज़रा-सा झुककर उसने पानी पर नज़र डाली। पानी में उसका अक्स उभरा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर अपने अक्स को छुआ तो वो तहलील हुआ और उसका मुँह बन गया। फिर मैंने उसे सीधा होते देखा। बाएं हाथ को वापस से जेब में अरसा और मेरी तरफ पुश करके फव्वारे के किनारे बैठ गई। लम्हे भर को खामोश रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं आऊंगी। मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे वो सब सुनना नहीं है। उसने एक सरल हंसी हंस दी। आवाज में कड़वाहट थी। लेकिन इंसान अजीब मखलूक है, जिससे भागना चाहे उसी की तरफ चला आता है। शायद इस जिद का दूसरा नाम दिल है। वो धीरे से गोया हुई थी। कुछ लम्हे यूं ही घास और दरख्तों को तकती रही, फिर खुद कलामी से मुझसे कहा, मैं आई हूँ, हालांकि मुझे तुम जैसों से सख्त नफरत है। तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारी कहानियां सब जहर लगते हैं, लेकिन जाने क्यों ये जहर ही है जिसे पिए बगैर करार नहीं आता। हवा के झोंके ने उसके बालों को चेहरे पर बिखेर दिया। उसने हाथ से उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर फौरन रुक गई। मैं चुप खड़ा रहा। उसकी आमद ने मेरे सारे जुमले छीन लिए थे। उसका लफ्ज़ नफ़रत मेरे दिल पर ऐसे लगा कि किसी ने पत्थर पर छुरी चला दी हो। उसने लम्हे भर के लिए गर्दन मोड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ थकन सी थी, बेज़ारी भी और शायद एक अनकही चाह भी।
मैंने होंठ खोले कि कुछ कहूँ, लेकिन ज़बान जैसे साथ छोड़ गई। बस दिल में एक आवाज़ उठी, अगर नफ़रत ही थी तो कदम क्यों उठाया? मेरे दिल से अनजान वो अब फव्वारे के किनारे बैठी, पानी में झाँक रही थी। पानी अब साकिन था, उस पर आसमान का अक्स टूटकर बिखरा हुआ था। पानी को देखो, कितना सीधा-सा है, जितना ऊपर से उतना ही नीचे दिखा देता है। मगर इंसान रुककर उसने सर उठाया और ऊपर ना जाने क्या देखने लगी। फिर बोलना शुरू हुई, इंसान वो जो दिल में है कभी दिखाता ही नहीं, और अगर दिखा भी दे तो धुंधला, जैसे अक्स पानी में हलगोरे खाकर बिगड़ जाए। फिर उसने मेरी तरफ देखा, निगाह में वही शक्ति थी, मगर चेहरे पर कोई और ही कहानी लिखी थी। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये खुद मुझे भी नहीं मालूम। उसकी आवाज़ में तल्ख़ी कम थी, थकन ज़्यादा, और मुझे यूँ लगा जैसे क्लॉइस्टर्स के पुराने सतून भी इस मुकालमे को सुनकर खामोश हो गए हों। मैंने कदम बढ़ाना चाहा, मगर ज़मीन जैसे मेखों से जकड़ी हुई थी। उसके अल्फ़ाज़ मेरे अंदर कहीं पेवस्त हो गए थे। मैं क्यों आई हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। ये जुमला मेरे कानों में गूंज रहा था। तुमने कहा था तुम्हें मेरी बातें सुननी नहीं, फिर भी आ गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर भी कोई सवाल ज़िंदा है। मैंने हिम्मत करके कहा। वो हँस पड़ी, मगर वो हँसी यूँ थी जैसे सूखे पत्ते हवा में खड़खड़ाते हैं। सवाल? तुम समझते हो सवाल ही सब कुछ है। सवाल जवाब ले आते हैं गाज़ी, और कुछ जवाब बहुत तल्ख़ होते हैं। उसने सर झटका, बाल चेहरे पर आ गए, फिर धीरे से बोली, कभी-कभी आदमी वहाँ जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। वो वही बात सुनना चाहता है जिसे सुनने से वो डरता है, और शायद मैं भी इसी कमज़ोरी में यहाँ चली आई हूँ। वो लम्हे भर के लिए चुप रही, निगाहें घास पर टिक गई। मैं धीरे से बाहर आया और उसके साथ बिल्कुल उसके सामने फव्वारे के किनारे बैठ गया। मैंने दोनों हाथों को कोट के जेबों में देकर उस लंबे स्याह ओवरकोट को जकड़ लिया। मैं ऑफिस सूट में था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी और जेमी की शादी हो गई थी। ज़ोया ने झटके से मुझे देखा। मैंने निहायत मुद्दम लहजे में कहा था। ज़ोया की आंखों में गुलाबी पानी तैरने लगा, मगर मैं रुका नहीं, बोलता गया। तमाम लोगों समेत मैंने भी उस छोटी दीवार से नजर आती ज़ोया को अपने आंसू पोंछते हुए जाते देखा। उसके गायब होने पर वापस से तमाम लोग हमारी तरफ मुतवज्जह हुए। मैंने अपने दोस्तों को देखा, उनके चेहरे बेतासुर थे, सिवाय बेला के। वो मुझे घूर रही थी। मैंने कदम उनकी तरफ बढ़ाया तो वो मैथ्यू की तरफ घूमी, उसे देखा और फिर तेजी से चली गई। और देखा-देखी में सब वहाँ से चले गए, सिवाय जीन के। वो वहाँ खड़ी रही और मुझे देखती गई। मैंने भी उसे कुछ सेकंड्स देखा, फिर दोबारा स्टेज पर चढ़ा और शादी शुरू हुई। मेरी शादी का इल्म सिवाय जॉर्ज, मेरे भाई के, किसी को नहीं था। जिस दिन मैंने जॉर्ज को बताया था, उस दिन के बाद से वो मुझसे दोबारा नहीं मिला। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इतनी नफ़रत करने लगेंगे मुझसे। खैर, मैंने अब नज़रअंदाज कर दिया और जेमी के साथ हनीमून पर चला गया। 1 माह तक हम वहाँ रहे। सब ठीक-ठाक था, मैं सब भूल गया था। फिर जब हम वापस आए, तो ठीक 3 दिन बाद रात के 8 बजे मैं जब ऑफ़िस से वापस आ रहा था, तो घर के सामने जेमी, जॉर्ज और उसकी वाइफ़ लिली को खड़ा देखकर वहीं रुक गया। जॉर्ज की बीवी मुझे देखने लगी, तो मैंने निगाहें चुरा ली। सर उठाकर मैंने ज़ोया के तासुरात देखने चाहे। वो हनूज़ों मुझे देख रही थी। उसकी आँखों में गुलाबी पानी था। मैंने गर्दन झुका ली। तुमने ठीक कहा था, उस सब में लज़्ज़त के साथ ज़लालत है। बहुत बेइज़्ज़ती है। ज़ोया ने गर्दन मोड़ ली। मैंने निगाहें अपने जूतों पर टिका ली और फिर शुरू हुआ।